अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर्स का जो सेकंड टाइप का प्रोडक्ट होता है जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं उसके ऊपर। ठीक है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। देखें, जो मेरे पास वेक्टर प्रोडक्ट है वेक्टर्स का, उसमें क्या होगा कि मेरे पास जो दो वेक्टर्स होंगे, ठीक है, उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है कि जब मैं दो वेक्टर्स के को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ और मेरे पास एक रिजल्ट में भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं देखते हैं, अगर हम इसको भी डिस्कस करते हैं कि इसकी इसमें क्या 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 किस किस तरह की करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो कहता है कि वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को उसने यूज़ की है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर। ठीक है, कि जो दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। और वो किस तरह का होगा, रिटर्न एज, और उसको हमको किस तरह से लिखेंगे, ए क्रॉस बी के इक्वल लिखेंगे। एंड डिफाइंड एज, और किस तरह से डिफाइन करेंगे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, कि वो किसके इक्वल होगा, ए बी साइन थीटा के इक्वल होगा, और साथ में एन यूनिट वेक्टर आ रहा है। ठीक है, एन यूनिट वेक्टर क्या करेगा, एन यूनिट वेक्टर हमें उस नए वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा जो क्या होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है। ठीक है, फिर ए बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी, कि यहाँ पे ए बी जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड्स हैं। साइन थीटा हमारे पास, थीटा क्या है हमारे पास, ए और बी के दरमियान जो एंगल है उसको हम क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद एंड एन इज अ यूनिट वेक्टर, और एन क्या है, एक हमारे पास यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है कि जो दो वेक्टर्स आप जिन दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो जिस प्लेन में है उनके परपेंडिकुलर हमारे पास जो ये एन होता है हमेशा उनके परपेंडिकुलर होता है। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमने जो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया वो एक्स वाई प्लेन में थे। ठीक है, तो जो हमारा एन आएगा वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होता है हमारे पास, एक्स वाई जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हमारे पास जी एक्सिस होता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा एन होगा वो जी एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास या वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें जो हमारे पास नई क्वांटिटी आती है, एक नया वेक्टर आता है, उस वो हमेशा क्या होता है कि जिस प्लेन के अंदर पहले दो वेक्टर्स लाई कर रहे थे उस प्लेन के क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है आगे इसकी फिर कुछ अगर हमने क्या कहता है कि इसकी डायरेक्शन को अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो आप राइट हैंड रूल के जरिए से भी इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड रूल के जरिए से आप किस तरह से इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। वो कहता है कि दोनों फैक्टर्स के जो ओरिजिन है उसको आप फिक्स कर दो एक जगह पे। ठीक है, कि जैसे कि ये दो वेक्टर्स हैं इनके ओरिजिन को फिक्स कर दिया गया एक ही जगह के ऊपर। अब जब आपने इन दोनों के वेक्टर्स के जो ओरिजिन है उनको फिक्स कर दिया है, उसके बाद वो कहता है कि आपने क्या करना है कि आपने जो भी वेक्टर है, जो भी, जैसे कि ये हम कहते हैं कि ये मेरे पास जो ये ग्रीन है ये ए है और ये जो ब्लैक है ये बी है। वो कहता है कि देखो कि अगर ए बी की तरफ रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो फिर आपका जो थंब है वो क्या करेगा, वो डायरेक्शन बताएगा उस नए आने वाले परपेंडिकुलर वेक्टर की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, ये मेरा जो फिंगर्स हैं ये ए के लॉन्ग है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरा जो ए है, यानी कि मेरा ए अगर इधर को जा रहा है तो मेरी फिंगर्स भी इधर को जाएंगी। ठीक है, तो जिधर को ए जा रहा है उस साइड पे आपने अपनी फिंगर्स को रोटेट करवाना है। तो जो आपका थंब होगा वो क्या करेगा, जो थंब है वो डायरेक्शन बताएगा किस चीज़ की, जो नया वेक्टर आ रहा है। तो ये मेरे पास थंब आ रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है कि जो जब ए बी की तरफ जा रहा है तो मेरे पास थंब इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर बी ए की तरफ रोटेट कर रहा है तो फिर क्या होगा, देखें जो आपकी फिंगर्स होनी चाहिए वो रोटेटिंग वेक्टर के अलॉन्ग होनी चाहिए। तो ये मेरी फिंगर्स इस तरह से होगी। ठीक है, अब जब ये मेरा इधर को बी ए की तरफ जा रहा है तो बी ए की तरफ जाएगा तो फिंगर्स की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, और जो मेरा नॉर्मल है वो क्या हो गया, अब थंब जो है वो डायरेक्शन बता रहा है नॉर्मल की, तो नॉर्मल कहाँ चला गया, नॉर्मल डाउनवर्ड चला गया। तो इसका मतलब है कि जब मैं ए क्रॉस बी लेता हूँ तो उसकी डायरेक्शन जो होती है उस वक्त जो नॉर्मल की डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड होती है, और जब मैं बी, ये ए क्रॉस बी के लिए है। ठीक है, कि जब मैं ए क्रॉस बी लेता हूँ तो मेरे नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। लेकिन जब मैं बी क्रॉस ए लेता हूँ तो फिर डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल की डाउनवर्ड हो जाती है।
ठीक है, कि तब n क्या होता है, डाउनवर्ड हो जाता है। अब देखें कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या हो गई है, दोनों की अपोजिट हो गई है। डायरेक्शन अपोजिट हो गई है तो इसका मतलब है कि जो a क्रॉस b है वो क्या है, b क्रॉस a के इक्वल नहीं है, बल्कि वो किसके इक्वल होगा, माइनस b क्रॉस a के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, बाकी ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जब वेक्टर्स, दो वेक्टर्स आपस में इक्वल और उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम किस तरह से उनको लिखते होते हैं, कि हम उनको लिखते हैं, वो किसके इक्वल होता है, a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a, यानी कि अगर a और b आपस में क्या है तो हमारे पास वेक्टर हैं जो इक्वल हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो हम a इक्वल लिखते होते हैं माइनस b के, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, आपस में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन उन दोनों की क्या है, उलट है। तो इस केस में भी अगर a क्रॉस b की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाती है, और सॉरी अपवर्ड हो जाती है, और जो b क्रॉस a होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं है। और ये इसकी अब कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी भी यही है, कहता है कि a क्रॉस b इज नॉट सेम एज b क्रॉस a, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, जबकि हमने स्केलर प्रोडक्ट में क्या कहा था कि जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ होता है उसको होल्ड करता है, ठीक है। उसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी में कहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स have maximum magnitude when they are perpendicular। तो हमने कहा कि इसमें अब जो हमारे पास स्केलर था उसमें जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते थे तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता था वो जीरो के इक्वल होता था, लेकिन इसमें वो कह रहा है कि जब आपके पास दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आप जब उनका मैग्नीट्यूड लोगे तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उस केस में देखिए किस तरह से मैक्सिमम होगा, कि मेरे पास a और b हैं, दो वेक्टर्स हैं ठीक है, इनके दरमियान एंगल 90 का बन गया आपको, ठीक है। तो जब मैं a क्रॉस b लूंगा तो किसके इक्वल आएगा, a क्रॉस b इक्वल आएगा a b साइन थीटा के। साइन थीटा जब परपेंडिकुलर होंगे तो 90 होगा, जब 90 होगा तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये a b के इक्वल आ जाएगा, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। देखिए उसने मैग्नीट्यूड की बात की है, अगर यहाँ पे ये मैं ना डालूं तो यहाँ पे एक n यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। तो उसने ये कहा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, कि जब परपेंडिकुलर होंगे तो फिर उनका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा, कि इसका मतलब है कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो जो हमारा नया आने वाला वेक्टर है, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, जो आपके दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हों और वो यूनिट वेक्टर्स जो आई जे के होते हैं, ठीक है, आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, वाई जे जो जे होता है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है, और जो के होता है वो जी एक्सिस के लॉन्ग होता है। अगर हमारे पास जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या हो वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, देखें आई क्रॉस जे का प्रोडक्ट अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ आई क्रॉस जे का प्रोडक्ट लेता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे पास है आई क्रॉस जे, जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लूंगा तो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आएगा, पहले मैं चलो वही ले लेता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द थीटा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा। आई और जे जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इनके दरमियान एंगल क्या आएगा, फिर 90 आ जाएगा, और साथ में ऐसा यूनिट वेक्टर आएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। देखिए हमारे पास अगर हमने कहा था ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या होता है, जी एक्सिस होता है, इसमें आई है, इस पे ये आई अब होगा, ये जो हमारा जे होगा, और जो ये मेरी फिंगर है ये क्या होगा, मेरे पास के होगा। तो अब इन दोनों के परपेंडिकुलर जो है वो मेरी फिंगर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ पे अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ आई और जे को, तो इस केस में जो परपेंडिकुलर बनता है वो क्या बनता है, के बनता है, और के हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर ही है एक। तो फिर यहाँ पे जो हमारा n यूनिट वेक्टर हुआ करता था जिसको हम n कहते थे, ठीक है, वो n किसके इक्वल होगा, इस केस में n हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, k यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा k यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब i की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, j की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, sin 90 क्या होता है 1, और k वैसे का
वैसे ही सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, के आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में वो कहता है कि अगर आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के हैं, तो फिर वो किसके इक्वल होते हैं, अगर वो भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, अगर आप यूनिट वेक्टर्स का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट लोगे तो फिर आपके पास वो कहता है कि आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। और के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, जे के इक्वल होगा। और इसी तरह से जे क्रॉस आई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के इक्वल आ जाएगा। तो के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, के क्रॉस जे हमारे पास माइनस आई के इक्वल आ जाएगा। और आई क्रॉस के किसके इक्वल आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास माइनस जे के इक्वल। ठीक है, ये किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसको फाइंड करने का आपके पास इजी वे है। ये देखिए हमारे पास हम कहते हैं कि सर्कल है। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास आई है, यहाँ पे मेरे पास जे है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, के है। आपने क्या करना है कि जब आप i को j से मल्टीप्लाई कराते हो, देखो i को j से मल्टीप्लाई करते हो, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो जब i को j से मल्टीप्लाई करवाओगे तो k, j को k से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर आपका i, और k को i के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आपका j आता है। लेकिन अगर आप उलट चलते हो, क्लॉकवाइज चलते हो, j को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के, i को उसके बाद i को k के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस j, k को माइनस j के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस i। ठीक है, तो जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आपके पास माइनस आएंगे और जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आपके पास प्लस वाले आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपने नए जो है, उसके बाद आते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इन इज अ नल वेक्टर। कि जब भी आपके पास क्या है कि दो वेक्टर्स हैं जो आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, जब आपके पास दो वेक्टर्स हैं और वो आपस में पैरेलल हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। किस तरह से देखें, मेरे पास दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, ये दो वेक्टर्स मैंने कहा पैरेलल हैं, इनके दरमियान फिर एंगल क्या होगा, इनके दरमियान एंगल होगा जीरो। ठीक है, जब इनके दरमियान एंगल जीरो होगा तो मैं कहता हूँ ये मेरे पास ए है, ये बी है और इन दोनों के दरमियान एंगल जीरो है, तो फिर ए क्रॉस बी जो होगा वो आएगा ए बी साइन जीरो के इक्वल, और साथ में एन यूनिट वेक्टर आएगा। और साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो इसलिए ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो। और ये जीरो डॉट एन यूनिट वेक्टर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक नल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, कि जीरो जो होता है, आप जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रही हैं और आपके पास जीरो आ जाए, ठीक है, जब आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और आपके पास जीरो आ जाए तो आप आपने उसको जीरो नहीं बोलना बल्कि उसको क्या बोलना होता है, नल वेक्टर बोलना होता है। तो मेरे पास क्या आता है, फिर एक नल वेक्टर आता है। और इसी तरह से अब i और i भी पैरेलल होते हैं, तो i और i को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास नल वेक्टर आएगा। j और j आपस में पैरेलल होते हैं, तो j और j का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो भी नल वेक्टर आएगा, k और k का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो भी नल वेक्टर आएगा। उसके बाद इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो आपने उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेना है। देखिए स्केलर में तो हमने कहा था कि जब आपके पास दो वेक्टर्स हैं उनका हम डॉट प्रोडक्ट ले रही हैं, स्केलर प्रोडक्ट ले रही हैं कंपोनेंट्स का, तो फिर हम क्या करते थे कि आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करते थे, जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर देते थे, तो वो हमारे पास क्या आता था, कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट आता था। लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसमें ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है। वेक्टर्स के अंदर अगर हमने कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट लेना है तो हमें जो है डिटर्मिनेंट को यूज़ करना पड़ता है। तो डिटर्मिनेंट को ये आपके पास वो दो कहता है कि आपके पास क्या है, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं। ये ए के कंपोनेंट है, ए एक्स आई ए वाई जे ए जी के, बी एक्स आई बी वाई जे बी जी के। ठीक है, आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म को यूज़ करना है। आई जे के वैसे ही हमने पहले लिख लिए, उसके बाद ए की कंपोनेंट लिख लो, ए एक्स ए वाई ए जी, जो पहले होगा उसके कंपोनेंट्स पहले आ जाएंगे। फिर बी बाद में है तो बी के कंपोनेंट लिख लो, बी एक्स बी वाई बी जी। अब इनको ओपन करना है। ओपन करने का क्या तरीका होता है कि ये वाला और ये वाला जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो से, पहली रो है जो उससे हम क्या कर रहे हैं, इसको वैल्यूएट कर रहे हैं, तो आई आ जाएगा बाहर, बाकी ये भी रो चली जाएगी, ये भी रो चली जाएगी। तो ए को
ए वाई को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बी जे से, ठीक है, कि ये आपका इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस का साइन लगा के इसके साथ, तो ये क्या आता है, आई यूनिट वेक्टर वैसे का वैसे बाहर आ जाता है, ए वाई इंटू बी जी, ए वाई बी जी माइनस बी वाई ए जी, माइनस बी वाई ए जी आता है। उसके बाद प्लस का जे आ जाएगा, आपने जे लिख लिया, जे लिखने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, बी, ये जे वाली रो चली जाएगी, ये वाली रो भी चली जाएगी और ये वाली भी, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, बी एक्स ए जी माइनस ए एक्स बी जी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने अगले की तरफ, तो वो आता है हमारे पास कि अगर आपके पास के है तो के के लिए फिर के की बारी जब आएगी तो ये वाली रो चली जाएगी और ये वाली चली जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वाली को, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसको एवेल्युएट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसके क्या कर लेंगे, कंपोनेंट्स से क्या कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे वेक्टर्स का। अब आते हैं इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसकी तरफ। फिफ्थ में वो कहता है कि आप जब भी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लोगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने कहा था कि जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो मैक्सिमम होता है, कहता है कि जब भी आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लोगे, ठीक है, तो उसका वो जो एरिया होगा ए क्रॉस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म विद ए एंड बी एज टू एडजेसेंट साइड्स, कि अगर आपके पास वो कहता है कि ए और बी क्या हैं, दो एडजेसेंट साइड्स हैं किसी भी पैरेललोग्राम की, ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है कि बी है, ये मेरे पास वो क्या आता है कि ए है, ठीक है, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 है, ठीक है, या जो भी हो फॉर एग्जांपल एंगल जो भी हो आपका, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी एंगल है, चले छोड़े 90 को भी छोड़े, थीटा है, तो कहता है कि आप जब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जब आप उसकी मैग्नीट्यूड ले लोगे तो फिर वो किसके इक्वल आएगी, वो जो मैग्नीट्यूड आएगी वो हमेशा क्या होगी, जो आपकी कोई पैरेललोग्राम है उसका वो क्या बताएगी, एरिया बताएगी। तो अगर मेरे पास एडजेसेंट साइड्स होना लाजमी है, कि अगर आपके पास ए और बी, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि उनकी टेल एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है, तो ये एडजेसेंट साइड्स हैं किसी भी पैरेललोग्राम की, तो अब जब मैं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा और फिर उसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ, कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स जो हैं मेरे पास इसकी आ जाती हैं कि ऐसी कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जिनका हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या करती है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी बनाती हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो है टॉर्क, ठीक है, कि अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो जब टॉर्क होता है हमारे पास, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि वो आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है, ठीक है। आर क्या था, आर हमने कहा था मूवमेंट आर्म था, ठीक है, और एफ क्या था हमारे पास, एफ था कि जो फोर्स एक्ट कर रही थी उस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर, ठीक है। तो हमारा टॉर्क क्या था, हमने कहा था टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन होती है ना, किस डायरेक्शन में हमारी चीज़ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो रोटेशन के लिए क्या है, एक जब किसी चीज़ के ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है तो रोटेशन पैदा होती है, टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है, और टर्निंग इफेक्ट की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, ये क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसलिए हमारा टॉर्क जो होता है वो मूवमेंट आर्म और फोर्स का प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये मेरे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर फील्ड है और वेक्टर क्वांटिटी है। किस तरह से उसको हम किस तरह से लिखते हैं कि जो हमारे पास मैग्नेटिक होती है उसको हम लिखते हैं F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है, Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। अब ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि ये दो हमारे पास क्या है, वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, तो ये भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास कुछ ऐसे वेक्टर्स होंगे जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कभी स्केलर क्वांटिटीज़ बनती हैं, और जब हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ बनाती हैं। तो ये टॉपिक भी था ईजी है, इंशाल्लाह इसको भी आप अच्छे तरीके से कर लें। अगर आपको पहले वाला समझ आ गया है तो ये भी समझ ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि ये इससे बस थोड़ा सा उलट ही है, बाकी कुछ नहीं इसमें चेंज ज़्यादा।
तो इंशाल्लाह हम फिर अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि है हमारे पास स्टॉक का, और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।